डेट म्यूचुअल फंड इज जहाँ पर हम सिर्फ डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की अवधि 2 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल। मोर देन 90% ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो डेट पोर्शन है वो हाई ग्रेड में है। हाई ग्रेड मतलब या तो भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज हैं या AAA और AA+ बॉन्ड्स हैं। डेट फंड में 2 तरह की रिस्क आती है। एक तो क्रेडिट रिस्क होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है कंट्रोल रहती है। दूसरी रिस्क आती है कि आपका जितना लंबा मैच्योरिटी का सिक्योरिटी होगा उसका उतना ही प्राइस में वॉलेटिलिटी होगा, तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकती है। और इक्विटी में भी कई पीरियड्स होते हैं जहां पर के रिटर्न नहीं आता है। वेयर डेट फंड्स जो है उसमें जो है आपको एक जो बिकॉज ये इन्वेस्ट ही फिक्स्ड इनकम में करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। म्यूचुअल फंड के ऊपर अभी जो है उतना फाइनेंशियल लिटरेसी उतना नहीं आया है। सो जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी लोगों को समझ में आएगा दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो है डेट फंड्स मे मेक अ बेटर प्रपोजिशन देन अ बैंकिंग फिक्स्ड डिपॉजिट। I'm not saying one is a replacement for the other. So on a relative basis, mutual fund are more tax efficient if the investment is for more than 3 years. का पैसा भी जो म्यूचुअल फंड में सुरक्षित रहेगा, वॉलेटिलिटी रिटर्न की कम रहेगी, and you will have a very good and soothing experience in the fund. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ। आज का एपिसोड जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अभी तक आपने देखा कि हम लोग बात करते हैं इक्विटीज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, और वो है फिक्स्ड इनकम या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है आप लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या गलतियां होती है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उनका नाम है राहुल गोस्वामी। वो है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर फिक्स्ड इनकम ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के। राहुल जी करंटली 8 फंड मैनेज करते हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में, जिसमें से कुछ आपके लिक्विड प्लान्स हैं, फ्लेक्सिबल इनकम प्लान्स हैं, फ्लोटिंग रेट फंड हैं और आपके बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स हैं। इनके पास 24 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। इससे पहले ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ काम कर चुके हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, UTI बैंक एटसेट्रा। राहुल जी ने अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है वो करी है साइंस में और मास्टर्स डिग्री करी है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम भोपाल यूनिवर्सिटी। राहुल सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए आप यहाँ पे आए। धन्यवाद बहुत बहुत, और वेलकम करता हूँ आपका म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ के एक और नए एपिसोड में। कैसे हैं सर आप? बस ठीक ठाक। थैंक यू नीरज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ICICI प्रू से हमें मौका दिया आपने आपके शो में सम्मिलित होने का। यस। तो आज की मुझे लगता है जो हमारी बातचीत होने वाली है, मैं तो चाहूँगा कि वो डेट फंड मास्टर क्लास बन जाए, और किसी भी व्यक्ति को अगर डेट फंड के बारे में कुछ भी सोचना है, समझना है, जानना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे कि डेट फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सो लाइक डेट म्यूचुअल फंड इज जहाँ पर हम सिर्फ डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपका उसकी इन्वेस्टमेंट की अवधि 2 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल। और सेबी के नियमानुसार जो है सभी डेट फंड्स की जो है रिस्क मैट्रिक्स तैयार की गई है, और अकॉर्डिंगली ही हम उसमें SID के परमिशन के मुताबिक ही हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और डेट फंड्स के मैच्योरिटी के हिसाब से जो है परिभाषित भी कर सकते हैं लोग। और उसमें ये है कि द रिस्क डेट फंड में बेसिकली व्हेन वी इन्वेस्ट इन द डेट सिक्योरिटीज विच आर 7 days और 1 month और 1 year और 5 year, सो एनी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट वो जो है वो इम्पैक्ट करती हैं बॉन्ड की प्राइसेस को। उसमें बॉन्ड भी हो सकता है, छोटे मैच्योरिटी का
बैंक का सीडी भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशू हुए हुए ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर के कमर्शियल पेपर्स भी हो सकते हैं। मोर देन 90% ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो डेट पोर्शन है वो हाई ग्रेड में है। हाई ग्रेड मतलब या तो भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज़ हैं, या AAA और AA+ बॉन्ड्स हैं, या सबसे उच्चतम रेटिंग की कमर्शियल पेपर्स हैं, या उच्चतम रेटिंग की जो है बैंक की इशू की हुई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। राइट तो मतलब बेसिकली मैं ये समझा, जैसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसमें जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, लेकिन हाँ अगर डेट म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो उसमें जो अंडरलाइंग एसेट होगा वो कोई ना कोई एक फिक्स्ड इनकम एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है। एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल आपने एकदम उचित फरमाया। सो उसमें जो है अंडरलाइंग जो डेट फंड का एसेट है वो फिक्स्ड मैच्योरिटी का होता है, जिसकी की अवधि जो है परिभाषित होती है, फिक्स्ड होती है कि वो 1 महीने की है, या 1 साल की है, या 5 साल की है, या उससे कम ज़्यादा है। और उसमें जो रिटर्न है वो भी जो है प्री डिफाइंड होता है कि उसमें 7% मिलेगा, 8 मिलेगा, या 9 मिलेगा। और जितना जो आपको ज़्यादा रिस्क आती है एसेट में, अकॉर्डिंगली उसमें रिवॉर्ड बढ़ता जाता है। बट जो भी रिवॉर्ड एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आता है दैट कम्स विद द रिस्क। सो यदि आपको रिस्क कंट्रोल में करना है तो आपको अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी यदि आप कम रखेंगे तो आपका पैसा भी जो म्यूचुअल फंड में सुरक्षित रहेगा, वॉलेटिलिटी रिटर्न की कम रहेगी, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड एंड सूदिंग एक्सपीरियंस इन द फंड। राइट मैं आपको बताऊं कि लोगों को ना इक्विटी कॉम्प्लेक्स लगती है, मुझे तो डेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। इतने सारे कैटेगरी हैं इनके, वो आपका लिक्विड फंड है, फिर आपका वो ओवरनाइट फंड है। तो ये हाँ, एक आम व्यक्ति जो है इन फंड्स को कैसे समझे या कैसे डिसाइड करे मुझे कौन से फंड में, जो कौन से तरह के डेट फंड में इन्वेस्ट करना है? तो इसमें जो है जो ओवरनाइट फंड है वो तो सिर्फ एक दिन के इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करता है। वो सिक्योरिटी आपकी या तो एक दिन का एनसीडी हो सकता है, या एक दिन का एनसीडी तो नॉर्मली नहीं होता है। सो लाइक एक दिन का कमर्शियल पेपर हो सकता है, बैंक की इशू की हुई सीडी हो सकती है, या ओवरनाइट जो हम लोग पैसा डिप्लॉयमेंट करते हैं अंडर द आरबीआई सिस्टम्स विच इज़ रन बाय सीसीआईएल, तो उसमें ट्रेप्स या कॉल मनी होता है, उसमें ट्रेप्स होता है या रेपो होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का रेपो होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसमें जो है रिटर्न की वॉलेटिलिटी एकदम न्यूनतम होती है, या प्रैक्टिकली नहीं के बराबर होती है। उसमें कभी भी किसी फंड में कोई उसमें नुकसान नहीं हो सकता है। उसके ऊपर मैच्योरिटी में आ जाते हैं थोड़े लिक्विड फंड। तो लिक्विड फंड में नॉर्मली, और जो सेबी से जो परिभाषित है नियमानुसार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम 3 महीने से ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं, बट आपको 3 महीने तक का पैसा डिप्लॉय करना है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सेफ fund, and more than 95-99% of the instruments are invested who have extremely high rating or highest possible rating of या तो बॉन्ड्स होंगे, या डिबेंचर्स होंगे, या भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किसी इशू की गई सिक्योरिटीज़ होंगी। उसके ऊपर फिर मैच्योरिटी और बढ़ जाएगी तो उसमें आपकी रिटर्न की थोड़ी जो है वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस ऊपर नीचे होने के कारण जो है कई बार जो है प्राइसेस में उतार चढ़ाव, मामूली उतार चढ़ाव होता है, जो कि डेट फंड उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको एनएवी में। अच्छा, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि किसके लिए बना है, जैसे जो हमारा ओवरनाइट फंड है वो किसको सूट करेगा? जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ओके। और एक कम एक्सपेक्टेशन के साथ, बट सर्वोच्च सर्वोच्च क्या उच्चतम मतलब अधिकतम सिक्योरिटी के साथ जो है इन्वेस्ट करना है, सो वो ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर के एक दिन से ज़्यादा का भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते हैं, तो उसमें कभी किसी को कुछ गुंजाइश नहीं हो सकती है उसके रिटर्न को ऊपर नीचे होने की। एंड नॉर्मली हमने देखा है कि ये रिटर्न जो है वो नॉर्मली जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़े बैंक्स हैं उनके सेविंग्स रेट से थोड़ा बेहतर ही आ रहा है उसका रिटर्न, बिकॉज आरबीआई की भी पॉलिसी रेट पे भी एक काफ़ी डिपेंड करता है कितना ऊपर रिटर्न जाते हैं। ओके, तो मतलब जो बिल्कुल अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं
एंड यस। साथ में उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो कम है, वो लोग इस हाँ, तरह के फंड्स में जो है वो आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। राइट, राइट। तो ऐसी जो और कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं, जैसे अभी हमने एक तो बात कर ली आपका ओवरनाइट वाला, एक लिक्विड हो गया, फिर उसके बाद वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, इस तरह के भी कुछ नाम दिए होते हैं, तो कैसे इन्वेस्टर इन हाँ सबको जी, कैसे तो समझेगा? जैसे जैसे आप मैच्योरिटी की रिस्क, सो बेसिकली किसी भी डेट फंड में दो तरह की रिस्क आती है। एक तो क्रेडिट रिस्क होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है कंट्रोल रहती है, बिकॉज मोर देन 90-95% जो एसेट्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, दे आर हाईली हाईली रेटेड। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट हैपनिंग देयर इज़ वेरी वेरी लो, जो कि उसकी संभावना काफ़ी कम है। राइट। दूसरी रिस्क आती है कि आपका जितना लंबा मैच्योरिटी का सिक्योरिटी होगा, उसका उतना ही प्राइस में वॉलेटिलिटी होगा। यदि 1 साल की सिक्योरिटी, 1 साल की मैच्योरिटी, 1 साल की अवधि के पेपर पे यदि 50 बेसिस पॉइंट यील्ड ऊपर जाता है, तो उसमें अनुमान के हिसाब से 45 से 50 पैसे का प्राइस में वो वेरिएशन आ सकता है। यदि 5 साल के बॉन्ड पे यदि आप देखें 50 बेसिस पॉइंट यील्ड में चेंज यदि होगा, तो उसमें करीब प्राइस वेरिएशन 2 रुपए का आ सकता है। तो जितना लंबी अवधि का पेपर होगा या जितनी लंबी मैच्योरिटी का पेपर होगा, उसमें प्राइस वॉलेटिलिटी उतनी थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। सो तो जो ओवरनाइट है उसमें एक दिन में है, तो उसमें भी एकदम न्यूनतम का कुछ भी प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। उसके ऊपर है लिक्विड फंड, उसके ऊपर है लो ड्यूरेशन फंड, तो ऐसे ही आप पहुंच जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द फंड, यू गो टू शॉर्ट टर्म फंड और मीडियम टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड। और किसी को शुद्ध क्या मतलब, एकदम सेफेस्ट एसेट इन द कंट्री इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज हैं, तो उसमें क्रेडिट रिस्क इज जीरो, बिकॉज इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ यूजिंग आरबीआई प्लेटफॉर्म। तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकती है, जो कि 5 से 7 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 30 साल, 40 साल की भी सिक्योरिटीज इशू होती है। तो उसमें प्राइस रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकती है, बट क्रेडिट रिस्क के हिसाब से दैट इज द सेफेस्ट एसेट इन द कंट्री। राइट। तो एक बार एक आम निवेशक को, एक आम व्यक्ति को, अगर हम क्रेडिट रिस्क समझाना चाहें, वो क्या होता है? क्रेडिट रिस्क क्या होता है? आप क्या बताना चाहेंगे उसको? क्रेडिट रिस्क फंड जैसा कि मतलब नियम के हिसाब से हमको जो है परिभाषित करना पड़ता है क्रेडिट रिस्क फंड, कि जिसमें कि हमको 40 to 60% जो है हमको करीब 50% से 40 to 60% ऑफ द फंड जो है वो हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है ऐसे पेपर में जिनकी की रेटिंग AA- के नीचे होती है। सो AA- और उसके नीचे होती है, तो उसमें जो है नॉर्मली आप यदि AA- से उसके नीचे लेंगे तो आपका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन रिस्क भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। उसमें रिस्क जो है AAA बॉन्ड से थोड़ी ज़्यादा होगी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, बट रिटर्न भी उसमें ज़्यादा होगा। वो कई बार 1% भी ज़्यादा हो सकता है, 1.5% भी ज़्यादा हो सकता है, 2% भी ज़्यादा हो सकता है, बट उसमें जो है थोड़ा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है, बिकॉज वी आर मेन फिलोसफी जो हमारी है वो है SLR। तो फर्स्ट इज सेफ्टी, सेकंड इज लिक्विडिटी, थर्ड इज रिटर्न। सो पहली है सुरक्षा, दूसरी है तरलता, और तीसरा है रिटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली सबसे पहले हमारे ज़रूरी है सुरक्षा पैसे की, जो हमने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर के बिहाफ पे, उसकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसको कभी किसी चीज़ का डिले ना हो, उसके लिए लिक्विडिटी इन द फंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो के बाद जो है अकॉर्डिंगली वी कीप द एसेट लायबिलिटी प्रोफाइल मैनेज्ड, एंड वी कीप द लिक्विडिटी ऑल्सो एंड द सेफ्टी आस्पेक्ट ऑल्सो। उस सबको देखते हुए हम लोग क्रेडिट रिस्क फंड बनाते हैं। लेकिन उसमें हाँ ऑब्वियसली यदि आप बोलेंगे कि AAA फंड से कम ज़्यादा रिटर्न इसका है, तो वो दैट कम्स अलॉन्ग विद द रिस्क। इट इज़ मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लिए एक्स्ट्रा ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश रखना की ख्वाहिश रखना थोड़ा मुश्किल प्रपोजिशन हो जाता है, बट
राइट। तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे हमने ये समझा कि डेट फंड में हम लोग जो है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा लगाते हैं। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो है वो एक तरीके से फिक्स्ड इनकम मिलती है इंटरेस्ट के रूप में। हाँ तो जी। इंटरेस्ट रेट जो है ये कैसे फ्लक्चुएट होते हैं? मतलब इनके हमने कभी सुना कि अब जो है बॉन्ड्स पे कम इंटरेस्ट मिल रहा है, या आप जो बॉन्ड्स इशू होंगे उन पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में? कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट रेट को? तो सबसे पहला होता है हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक इज द सेंट्रल बैंक फॉर आवर कंट्री, एंड दे डिसाइड द इंटरेस्ट रेट्स इन द कंट्री, एंड दे टिपिकली डिसाइड द ओवरनाइट रेट। अब ओवरनाइट रेट को एक्सटेंड करके आप 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल का इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस डिराइव करते हैं, और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस डिराइव करते हैं। तो इसमें जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे भारत देश की जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ और इन्फ्लेशन, मतलब विकास दर और मुद्रास्फीति की दर यदि आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एफर्ट लेती है ग्रोथ को बढ़ाने के, विकास दर को बढ़ाने के, और साथ साथ वो भी स्टेप्स ये लेती है कि कहीं महंगाई की दर तो ना इतनी बढ़ जाए कि वो उसमें जो है ब्रॉडर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड एडवर्सली, मतलब ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना ना करना पड़े, विच वो काफ़ी पेनफुल होता है सबके लिए नहीं, बट अधिकतम लोगों के लिए होता ही है पेनफुल, बिकॉज हमारी इकॉनमी उतनी मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, वी आर ऑन द रोड फॉर दैट। So government typically keeps the policy, they announces the policy and the steps that जो कि विकास दर में बढ़ावा देते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने में भी मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कि हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, फिर बाकी चीज़ें जो हमारे देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती हैं वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स को भी इम्पैक्ट करती हैं, और उसमें जो है आरबीआई जो है उन सब की चीज़ों का मुआयना करने के बाद, उनके ध्यान में रखने के बाद इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बिकॉज हम लोग करीब 150 बिलियन डॉलर का साल का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो एनी चेंज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, जो आपका जो पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो यदि ऊपर नीचे होती हैं तो उससे भी हमारे इन्फ्लेशन पे, गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे और फॉरेन करेंसी एसेट्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उसका। एंड सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बेसिकली द क्रूड ऑयल प्राइसेस, देन कम्स ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, यूएस, यूरोजोन, जापान, इंग्लैंड और वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया और चाइना फॉर दैट मैटर। सो ब्रॉडली ग्लोबली इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का क्या माहौल है। तो जैसे इस साल में यूएस ने करीब 250 बेसिस पॉइंट में का रेट बढ़ाया है, और आरबीआई ने रिवर्स रेपो इंक्लूड करके यदि आप देखें तो करीब आरबीआई ने करीब 180 बेसिस पॉइंट के इजाफा किया है रेट्स में, इंटरेस्ट रेट्स में। सो बाकी कंट्रीज़ ने भी बढ़ाया है, बिकॉज ग्लोबली इन्फ्लेशन इज़ ए प्रॉब्लम। क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं, खाने के प्राइसेस ऊपर गए हैं, तो इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर गया है। हमारे यहाँ तो फिर भी कम गया है, बिकॉज सरकार ने और आरबीआई ने काफ़ी मैनेज किया है अच्छे से। बट यूएस, यूरोप और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन के काफ़ी बुरे हालात हैं। वहाँ पर कि इन्फ्लेशन टारगेट 2% होना चाहिए, वहाँ पे अभी 8.5% का इन्फ्लेशन है। हमारे इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई को 4% का है, और हमारे यहाँ भी 6.50, 6.80 का इन्फ्लेशन है। तो हमारे यहाँ कंपेयर करें तो समस्या कम है, बट स्टिल and you have to give credit to the government of India and the Reserve Bank of India to who have managed the inflation in the economy and have managed the growth coming out of COVID itself, जो है काफ़ी मुश्किल टास्क थी। तो सबको देखते हुए उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है। एंड आई थिंक गोइंग आगे जाके हमको ये देखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल किधर जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अपने डोमेस्टिक मार्केट में क्या क्या पॉलिसी और स्टेप्स लेते हैं, विच
हेल्प्स इन जो कि सहायता करेंगे अपनी विकास दर बढ़ाने में और इन्फ्लेशन नीचे बनाए रखने में। सो जब तक इन्फ्लेशन का रेट नीचे रहेगा तब तक जो है गवर्नमेंट और आरबीआई को जो है उतनी ही आसानी रहेगी इंटरेस्ट रेट्स नीचे रखने में। राइट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनकी पॉलिसीज़ या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट या रेट पे, चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात करें चाहे लॉन्ग टर्म की बात करें, राइट। हाँ हाँ जी। राइट। एक बात बताइए सर कि मैं अभी एक मतलब मैं यंग हूँ, बहुत सारे और लोग यंगस्टर्स हैं जो हमारा चैनल देखते हैं और हम लोग जो है अपने इन्वेस्टिंग के थ्रू हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। एंड वी ऑल नो कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए इक्विटी जो है एज अ एसेट क्लास बहुत बढ़िया है, वो अच्छे रिटर्न्स देती है। देन व्हाई वी शुड गो फॉर डेट फंड्स, मतलब एक एक आम आदमी को डेट फंड्स की तरफ आना ही क्यों चाहिए? व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेट फंड्स इन दिस सिनेरियो? सो काफ़ी अच्छा सवाल है बिकॉज हमको भी ऐसे ही सवाल आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स से दैट इक्विटी ने पिछले 30 साल में इतना रिटर्न दिया है 12%, 14%, 16%, सो वाई शुड वी, तो हम ये 6%, 8% पर क्यों दिखें। तो आपको एक तो एसेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का देखना पड़ता है कि आप जो है सब चीज़ जो है एक ही हवाई जहाज़ में चले जा रहे हैं, यदि ईश्वर ना करे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई लाइक से देर आर, और इक्विटी में भी कई पीरियड्स होते हैं जहाँ पर के रिटर्न नहीं आता है, वेयर डेट फंड्स जो है उसमें जो है आपको एक जो बिकॉज ये इन्वेस्ट ही फिक्स्ड इनकम में करते हैं तो एक स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न भी आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी मायने रखती है। और ये लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और डेट फंड्स ग्लोबली भी जो है काफ़ी बड़े होते हैं एंड तो हमारे हिसाब से तो डेट फंड शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो बिकॉज टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न इन योर पोर्टफोलियो। बिकॉज आप जो इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, उसकी आने वाली समय में क्या जिम्मेदारियां सडनली आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं। सो उसके हिसाब से भी आपको वन शुड ऑलवेज हैव proper asset allocation model so that he can in bad times he can use his investments in a way that provides huge opportunity for him to tide over the crisis and opportunities in the system. तो मतलब मेनली एसेट एलोकेशन में बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे डेट फंड्स प्ले कर सकते हैं। हाँ जी। एक सवाल मेरे पास और है, अभी हम सब लोग देख रहे हैं जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल्दो इंडिया में कंट्रोल्ड है, बट ऐसा देखा गया है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो डेट फंड के इंटरेस्ट रेट्स हैं या इंटरेस्ट रेट इन जनरल वो ज़्यादा चले जाते हैं, वो हाई चले जाते हैं। तो हाउ डज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर, हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर दी इन्वेस्टर्स ऑफ दी डेट फंड, या फिर ये कुछ नुकसानदायक भी हो सकता है जिन्होंने पहले कुछ इन्वेस्ट कर रखा था डेट फंड के अंदर? किस तरह से इसके फ़ायदे होते हैं, किस तरह से इसका नुकसान होता है? आप बिल्कुल एकदम सही सवाल है आपका कि जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, तो हमारे यहाँ जैसे आरबीआई है, वो दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक्स, वो ऐसे ब्याज दर बढ़ाने के जैसे स्टेप्स लेते हैं या लिक्विडिटी टाइटन करने के स्टेप्स लेते हैं जिससे कि जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में आसानी आए। तो उस समय पर यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यू आर लॉकिंग इन, आप जो अपना पैसा जो लॉक करेंगे वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। और चूंकि एवरीथिंग म्यूचुअल फंड की ब्यूटी ये है कि आपने यदि 7% का बॉन्ड है और उसका यील्ड यदि 8% हो जाता है मार्केट में लेवल, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा वहीं पर। तो आपको ये 7% का बॉन्ड यदि आपने 10 साल का लिया था, आज उसकी यील्ड यदि 8 हो जाती है, या 6% पे लिया था, आज उसकी यील्ड 7% हो जाती है, तो उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है। सो यू आर बाइंग मोर एंड मोर बिगर अमाउंट इन द सेम मनी। और लॉकिंग इन मनी एट हायर इंटरेस्ट रेट्स इज ऑब्वियसली मोर बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर। उसके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि यील्ड जितना ऊपर जाए वो अपना इन्वेस्ट कर सके। वही एक नौकरी पेशा आदमी जो है वो एवरी मंथ सेवर होता है अपने लिए, ठीक है, ही इज़ ए नेट सेवर मंथ ऑन मंथ। सो ही शुड बी हैप्पी दैट नो इवन इफ हिज अर्लियर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग स्लाइटली अंडर द वाटर या थोड़ा उसमें एनएवी डाउन है, बट हिज ऑल इज फ्यूचर अर्निंग्स, और जो भी उसकी महीना दर महीना जो बचत है वो जो है हायर इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट हो रही है। अब ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन ऊपर जाए और जो है और हमको जो है इंटरेस्ट रेट्स इतने रखने पड़ते हैं किसी भी देश में कि आपके इन्फ्लेशन को वो ओवर ए मीडियम टर्म जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर रहे।
कि आप कोई चीज़ यदि आप $100 की खरीदते हैं या 10,000 रुपये की खरीदते हैं, एक साल बाद यदि वो 11,000 रुपये की हो जाती है तो आपका इन्फ्लेशन हो जाता है 10%। अब यदि इंटरेस्ट रेट ही आपको यदि 5% मिलता है तो आपकी एक साल बाद की खरीदने की क्षमता और कम हो जाती है। तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट यदि ऊपर रहेंगे तो आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ी हुई रहेगी, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा एंड यू विल नॉट बी एट अ लॉस बाय सेविंग एंड सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। नहीं तो अदरवाइज जो है यू विल से कि बॉस आज ही खरीद लेते हैं इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग द कंजम्पशन। राइट, राइट। एक और मतलब मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया हाँ। में, चाहे वो इक्विटी हो या फिर डेट फंड्स हो, वो हमें नज़र आता है फिक्स डिपॉजिट। और आज भी फिक्स डिपॉजिट को लोग बाग बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट कि भाई डेट फंड्स के बारे में भी ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। अभी भी थोड़ा सा पैसा आएगा लोगों के पास शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल तक के लिए भी, तो वो चुपचाप उठाएंगे और उसका एफडी करवा देंगे, या फिर वो जो अपना एक और रूट होता है आरडी वाला रूट होता है वो करवा देंगे। तो ऐसा ऐसा क्यों है? मतलब व्हाट इज द फैक्टर और व्हाट आर द फैक्टर्स जो आज भी एफडी को लोग बाग फेवर करते हैं? एक तो आपने जो बताया कि एक तो क्या है कि भाई बैंकिंग सिस्टम ने जो है जो गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर की पब्लिक की जो सर्विस में हेल्प की है इन चैनलाइजिंग देयर सेविंग्स, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बैंक्स और उन बैंक्स के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत है। दूसरी चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर अभी जो है उतना फाइनेंशियल लिटरेसी उतना नहीं आया है। सो जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी लोगों में, लोगों को समझ में आएगा दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो है डेट फंड्स मे मेक अ बेटर प्रपोजिशन देन अ बैंकिंग फिक्स्ड डिपॉजिट। और आप 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल की सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और करते रह सकते हैं। और जब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तब आप उसको लॉन्ग टर्म में पैसा ब्लॉक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से पैसा ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि हम लोग कोशिश वही करते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए तो फंड की मैच्योरिटी बढ़ा दें, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाए तो फंड की मैच्योरिटी कम कर दें। या इन्फ्लेशन ऊपर लग रहा है तो हमको लगता है कि आरबीआई या ग्लोबली सेंट्रल बैंक से रेट बढ़ाएंगे तो उसकी मैच्योरिटी कम रखें। सो दूसरा चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड्स आपको 3 साल यदि आप म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, जिससे कि आपके रिटर्न में काफ़ी सुधार आ सकता है। So on a relative basis, mutual fund are more tax efficient if the investment is for more than 3 years. This is as per अभी जो टैक्स लॉज है उसके हिसाब से। और म्यूचुअल फंड प्रोवाइड एक्सेलेंट लेवल ऑफ लिक्विडिटी कि आपने किसी भी फंड में, चाहे वो 3 साल के फंड में पैसा डाला है या 5 साल के या 10 साल के फंड में या 2 महीने के फंड में, आप एक दिन रिडीम करिए, दूसरे दिन आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनी नथिंग। इट विल कम एट द रिस्पेक्टिव एनीवेज। वेयर बैंक में यदि आपने 3 साल के लिए एफडी किया है या 2 साल के लिए किया है तो ये लिक्विडिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड अ बिट। राइट। कि आपको बीच में दिया आप एफडी, गॉड फॉरबिड किसी को ऐसा करना पड़े, बट you know things can go wrong for anyone at any point of time. So liquidity is a big challenge, can be a big challenge at that point of time. मान लीजिए किसी ने 7% पर डिप्लॉय किया था बट बीच में यदि तो तोड़ देगा तो उसको इन्वेस्टेड पीरियड का 5%, 5.5%, 4.5% जो भी एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से उसको कुछ पेनल्टी लगा के फिर मिलेगा पैसा वापस। राइट। और जब टैक्स एफिशिएंसी की बात होती है, हाँ जी सर आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज़। तो ओवरऑल इफ़ यू सी, सो लिक्विडिटी, सुरक्षा लिक्विडिटी और रिटर्न तीनों जो हैं वो नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। सो दैट मेक्स इट ए वेरी एंड अपार्ट फ्रॉम टैक्स बेनिफिट इफ द इन्वेस्टमेंट इज फॉर अ longer period of time. And why the government has given this benefit is to encourage people to save more and to invest more in mutual funds using debt route. राइट। आई थिंक टैक्स एफिशिएंसी में एक पॉइंट और भी मैं ऐड करना चाहूँगा हाँ जी कि सर। आपका
जो एफडी का रिटर्न होता है वो ईयर ऑन ईयर टैक्सेबल होता है, चाहे आपके पास वो आए या ना आए, यानी अगर वो एक्रू हो हाँ रहा है तो भी वो टैक्सेबल होता हाँ जी। है। जबकि डेट फंड्स में वो डेफर होता जाता है, जब तक आप वो रिडीम नहीं कर रहे हैं हाँ, तब तक वो जब डेफर तक होता है। आपका कैपिटल गेन नहीं आएगा तब तक उस पर टैक्स नहीं लग सकता है। राइट। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट जैसा अभी आपने बताया वैसा है। और साथ साथ में जब आपका वो 3 साल से ज़्यादा के होने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है तो उसके ऊपर आपका हाँ जो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है वो 20% आता है, चाहे फिर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो। और इवन सरचार्ज भी जो है वो 15% तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है, चाहे आप फिर हाँ 37% सरचार्ज में आते हो। हाँ राइट। हाँ जी। राइट। ओके। बहुत सारे मैं जब देख रहा था तो मैंने देखा कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है उसके जो बहुत सारे डेट उसके डेट फंड्स हैं वो टॉप टॉप 5 टाइम्स उसमें मैं बोलूँगा कि टॉप में आते हैं हमेशा। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स देखता हूँ तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है हमारी डेट फंड में जब हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रहता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन? सो सो ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिक, हम लोग जो हैं जो सेबी को जो एसआईडी जो अप्रूव्ड होता है उसके अनुसार ही हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसमें ग्लोबली हम लोग ध्यान देते रहते हैं, ग्लोबली थिंग्स क्या हो रहा है, लोकल मार्केट्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या है। सो लॉट ऑफ साइंस दैट गोज बिहाइंड दिस, बट ओवरऑल यू नो सिद्धांत जो है वो वही है कि सबसे पहले सुरक्षा, फिर लिक्विडिटी, फिर रिटर्न। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि इन्वेस्टर को कोई मतलब इन्वेस्टर के का जो पैसा हम जो इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किसी का कुछ जो है उसमें सुरक्षा में कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये हम नहीं करते हैं। सो उसमें जो सबसे बड़ा ज़रूरी काम हो जाता है, सॉरी, सो इसके जो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो सबसे, अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग द क्रेडिट रिस्क जिसको कि हम न्यूनतम स्तर पर रखते हैं, अनलेस एंड जब तक कि कोई बड़ा रिवॉर्ड ना हो तब तक हम उसको जो है संतुलित और काफ़ी सुरक्षित उसमें ही रखते हैं। उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो स्किल सेट रिक्वायरमेंट होती है वो है एक्टिवली मैनेजिंग ड्यूरेशन रिस्क। सो उसमें हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। वी हैव डिज़ाइन सम मॉडल्स, जिसमें कुछ मॉडल्स डिज़ाइन किए हुए हैं हमने कि विच ट्राई टू हेल्प अस इन गाइडिंग व्हाट शुड बी द, उसमें इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या रखना चाहिए, सो दैट ऑप्टिमाइजेशन हो सके रिटर्न्स का, एंड एक्सेस रिस्क कैन बी अवॉइडेड इन द फंड्स। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो प्रोसेस और जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं उससे जो है कि कभी कभी कुछ ऐसे फेजेस भी आते हैं जब वो काम नहीं करते हैं, कोई मॉडल्स या प्रोसेस या सिस्टम्स या हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं। बट जैसा कि आपने बताया कि 5 साल का पीरियड यदि आप 3 से 5 साल देखेंगे, सो फंड्स टिपिकली एंड अप डूइंग वेरी वेरी वेल अगेन, एंड इट हेल्प्स अस, ये हमको काफ़ी मदद करता है कि हम इन्वेस्टर की मदद कर सकें टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल्स एंड देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जब वो हमारे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। राइट। एक एसेट एलोकेशन का अगर आप एग्जांपल देना चाहें कि कब डेट फंड्स में से पैसा निकाल के इक्विटी में डालना चाहिए या कब इक्विटी से पैसा निकाल के डेट फंड में जाना चाहिए, किन हालातों में जो है इस तरह की मूवमेंट हमें करनी चाहिए, तो अगर बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे ये इन्वेस्टर्स तो के लिए। मैं नहीं उतना आसान नहीं होगा बट मेरे लिए बताना। हाँ। बट हाँ, हमारे कुछ मॉडल्स हैं जिस पे कि हम लोग जैसे कुछ मल्टी एसेट फंड है या एसेट एलोकेटर फंड हैं जिसमें कि हम लोग थोड़ा साइंटिफिक रूप से मॉडलिंग करके जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो लाइक से एसेट एलोकेशन फंड है तो उसमें एक ही फंड में हम जो है उसमें डेट में भी डाल सकते हैं, उसमें इक्विटी में भी डाल सकते हैं और थोड़ा उसमें कमोडिटी में भी एक्सपोजर रख सकते हैं। बट वो प्राइमरीली डिपेंडिंग ऑन द मॉडल कैन नॉट परफॉर्म ईच एंड एवरी सिंगल डे। You have to give time to the model to perform, and that it is continuously evolving. There is no single medicine which can cure all type of market conditions. So that model is continuously evolving and we keep doing work on that. But yeah, I would instead of saying in a simple words, it will not be so easy, but like say, or the principle that we follow in multi-asset fund and asset allocation fund,
दैट इज़ ए वेरी वेरी गुड फंड एंड इन्वेस्टर्स को उसको ज़रूर देखना चाहिए. It is not comparable to debt fund. It is not comparable to equity fund. But if and we are very very hopeful that those funds will help investors in meeting their investment objectives over a period of time. राइट राइट. तो मतलब जिसको एक डेट का भी मज़ा लेना है और थोड़ा बहुत इक्विटी का भी एक्सपोजर लेना है. एग्जैक्टली इक्विटी है, डेट है, कमोडिटीज़ है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऑयल में भी कुछ लोग करते हैं. सो but we make lot of effort on that. So and that fund is really expected to, मतलब हमें उससे काफ़ी उम्मीद है कि हम उसमें इन्वेस्टर की उस पर खरा उतरेंगे और जो है हम विल बी एबल टू डू जस्टिस विद देयर इन्वेस्टमेंट्स. राइट. अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं जैसे जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, पीपीएफ है या सुकन्या समृद्धि स्कीम है या और भी बहुत सारे तरह की गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स आती हैं, वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम जा रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल लीजिए कम जा रहा है. तो क्या अब लोगों को उसके ऑल्टरनेटिव में डेट फंड्स को देखना शुरू कर देना चाहिए? आई थिंक डेट फंड इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए लोगों का. आई एम नॉट सेइंग वन इज़ रिप्लेसमेंट फॉर द अदर, बट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसमें सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है, आपको लिक्विडिटी और टैक्स एफिशिएंसी वगैरह देखते हुए आई थिंक डेट फंड की बहुत ज़रूरत है लोगों को. और फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे जैसे आएगी लोगों को रियलाइजेशन होगा कि it will certainly be a big help in meeting their investment objectives and their career objective on the financial planning जो है उसमें. जो सुकन्या समृद्धि या जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग स्कीम्स हैं तो उसमें जो है ये फ्लोटिंग रेट होती हैं, तो जब जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं इनके रेट भी ऊपर जाएंगे और वो जब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो उनके रेट्स भी नीचे आएंगे. तो but that is not the direct competition, or mutual fund debt is not the direct competition to those schemes because हमारा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी और जो एडवाइज़र्स हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकते हैं इन एसेट एलोकेशन एंड ऑल, दे विल उनको जो है ज़रूरत समझ में आएगी कि हाउ यूज़फुल debt funds be for their investments. Right from overnight fund to short-term fund to medium-term fund to gilt fund to every fund has different characteristics और different safety levels हैं, different interest rate risk है, थोड़ा बहुत credit risk भी किसी किसी में होगा, like से credit risk fund है या बाकी funds है. like gilt fund में कोई credit risk हो ही नहीं सकती है because ultimately it is पूरा का पूरा भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारों पर जो है रिस्क है. राइट राइट. एक सवाल मेरे मन में हमेशा से रहा है, जब बॉन्ड्स ही खरीदने हैं, जब हमें फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में ही जाना है, तो एक इंसान डायरेक्टली क्यों नहीं जा सकता, वो डेट म्यूचुअल फंड्स का सहारा क्यों ले? सो डेट बॉन्ड्स जो हैं ग्लोबली ये थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज मार्केट है बिकॉज वॉल्यूम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. लाइक लोगों को ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ये सब पब्लिक डेटा है दैट गवर्नमेंट भारत सरकार को इस साल अपना फिस्कल डेफिसिट फंड करने के लिए करीब 14 लाख करोड़ का बॉन्ड इशू करने हैं. अब ये तो बजट में ही आता है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग प्राइवेट सर्कुलेशन में तो ये कुछ डेटा नंबर आता नहीं है, ये सब पब्लिक डेटा है बट लोग उसको नहीं ध्यान देते हैं. अब 14 लाख करोड़ कहाँ से गवर्नमेंट जुटाएगी? उसमें बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ लोग रिटेल्स में भी खरीदते भी हैं, बट उसमें आपको सिंगल सिक्योरिटी में कितनी लिक्विडिटी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, कब आपके पास आपको जब बेचना होगा उस समय उस दिन उस पर्टिकुलर बॉन्ड या सिक्योरिटी में लिक्विडिटी मिलेगी नहीं मिलेगी. Whereas under SEBI regulations we have now so much of liquidity buffers and other safeguards that SEBI has proposed and the mutual fund industry ने जो उसका पालन करते हुए जो बनाए हैं, so that has made mutual funds much more safer for retail investor and with so much of convenience the regulator has added for investors and so I think government and regulator are also working to develop mutual fund industry for broader benefit of the retail investors and
तो मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ बाइंग डायरेक्टली, प्लस उतना उसमें हर एक आदमी को नॉलेज, सबकी एक्सपर्टीज भी अलग अलग होती है। लाइक आपकी कुछ और है, मेरी कुछ और है, या मैं डेट में हूँ, मुझे इक्विटी की समझ नहीं है, तो डायरेक्टली मैं इक्विटी जाके नहीं खरीदूंगा। आई ओनली इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो वैसे ही जब डेट में रखना है, सो इट इज़ बेटर टू कम इन ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटी, या इंस्टेड ऑफ बाइंग वन सिंगल सिक्योरिटी। राइट, राइट, एंड गेटिंग द बेनिफिट ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन हु और इज मैनेजिंग। प्रोफेशनल, एग्जैक्टली, प्लस आपका एसेट यदि लॉन्ग टर्म है, 3 साल के ऊपर है, तो आपको इंडेक्सेशन का भी उसमें लाभ मिल सकता है एज पर करंट लॉज। राइट, राइट। आई थिंक यही क्वेश्चंस हैं अभी मेरे पास, एंड हम लोग दोबारा ज़रूर कनेक्ट करेंगे और डेट नहीं फंड नहीं, पे बहुत अच्छा और लगा, चर्चा बहुत करें। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इतना हमको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई होप गाइज आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए समरी क्रिएट कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। सबसे पहली बात ये कि आपने समझना है कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? ये इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर। और यहाँ पे जैसे कि आपके पास कमर्शियल पेपर है, कंपनी डिपॉजिट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, सिक्योरिटी है और डिबेंचर्स हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं जहाँ पे इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 दिन से लेके कई सालों तक हो सकता है। और ये मेच्योरिटी पीरियड जो है वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के डेट फंड में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बात हमने ये सीखी कि ज़्यादातर डेट फंड्स जो है वो ऐसी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे सेफ्टी को बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ डेट फंड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने देखा था क्रेडिट रिस्क फंड, जो थोड़े से लो क्वालिटी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे क्रेडिट रिस्क, जैसा कि नाम ही बताते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। नीडलेस टू से हमने क्रेडिट रिस्क के बारे में भी सीखा। क्रेडिट रिस्क सिंपल भाषा में यही है कि मैंने अगर आपको पैसे उधार दिए और आप कल को वापस देने से मना कर दें, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। ऐसे जब आप लोग डेट फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, तो डेट फंड बेसिकली क्या करते हैं, जैसे भी हमने देखा कि वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बाय करते हैं, और वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जिसने इशू करे हैं, अगर वो पैसा देने से मना कर दे, तो वहां पर आ जाएगा क्रेडिट रिस्क। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने सीखी वो ये थी कि आपको सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको डेट फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स, एंड अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करने के लिए आप लोग जो हैं वो यूज कर सकते हैं डेट फंड्स को। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया। वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। म्यूचुअल फंड सीरीज की बहुत सारी वीडियोस हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आपके साथ मिलते हैं हम अगले म्यूचुअल फंड की बात में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.